सभी को नमस्कार। आज हम कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं। कब्ज़ क्या है, कब्ज़ किन कारणों से होता है, कब्ज़ कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य एवं आराम के लिए प्रतिदिन मल का निष्कासन जो है अति आवश्यक होता है। कुछ लोग हफ्ते में 2-3 बार शौच जाते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं। कब्ज़ से शरीर में निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और कब्ज़ एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हमें कब्ज़ की स्थिति हो जाती है तो मल बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है तथा वह कठिनाई से निकलता है और मल त्यागने में भी बहुत परेशानी और कष्ट होता है। कभी कभी तो गुदा की श्लैष्मिक झिल्ली से भी रक्त बहने लगता है, जिससे मल विसर्जन अत्यंत ही पीड़ादायक और कष्टदायक हो जाता है। कब्ज़ प्रायः गर्भावस्था के 2-3 माह में गर्भवती स्त्री को भी अधिक होता है, परंतु मध्यम आयु की प्रौढ़ महिलाएं हैं और जो साधारण और कम क्रियाशील व्यक्ति होते हैं उनको भी कब्ज़ हो जाता है। लंबी बीमारी की दशा में जब व्यक्ति काफ़ी समय तक बच्चों बिस्तर पर पड़ा रहता है, हिलना डुलना उठना बैठना मना होता है, तब भी यह रोग उसे हो जाता है। आज व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन कब्ज़ है। इसके कारण कई बीमारियां भी हो जाती है और अधिकांश बीमारियों की जड़ जो होती है कब्ज़ होना ही होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि कब्ज़ मुख्यतः 2-3 कारणों से होता है, जिसमें से 2 जो कारण है उसमें कुछ सुधार द्वारा उसे ठीक भी किया जा सकता है। पहला इसका कारण है कि कई बार व्यक्ति लापरवाही के कारण प्रतिदिन सोच नहीं जाता और ये कहलाता है डायफीसिया। इस आदत किसमें भोजन किसी भी तरह सहायक नहीं होता। बचपन से ही शरीर को नियमित समय पर शौच करने की आदत डालनी चाहिए। मतलब अगर आप लापरवाही करते हैं प्रतिदिन शौच जाने में तो भी आपको कब्ज़ हो जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि बड़ी आंत को जो दीवार के जो स्नायु होते हैं वह संकुचित होकर संकीर्ण हो जाते हैं और बड़ी आंत की नलिका को एक कड़े रबर के ट्यूब के समान फुला देते हैं। इस कारण व्यर्थ पदार्थ एनस तक नहीं पहुंच पाते और इस प्रकार की कब्ज में रोगियों को अगर हम छिलके और रेशेदार पदार्थ नहीं देने चाहिए, क्योंकि अनाजों से कड़े आवरण या बड़ी आंत को संकुचित करने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। अतः रोगियों को मुलायम किस्म के भोजन देना चाहिए। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए विटामिन सी युक्त भोजन अति आवश्यक होते हैं। छने हुए फलों के रस, टमाटर का रस, छनी हुई सब्जियां भी दिया जाना चाहिए। इस अवस्था में संपूर्ण धान्य जैसे छिलके वाली दालें, सूखे फल, मुनक्का, अंजीर, छिलके युक्त रेशे आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में फलों एवं सब्जियों के रस, उबला चावल, पकी हुई धुली दाल, आधे उबले अंडे, दूध, मक्खन, मट्ठा आदि का सेवन करने से लाभ होता है। अब तीसरी अवस्था में क्या होता है कि बड़ी आंत के स्नायु की गतिशीलता या कार्य करने की क्षमता ही कम हो जाती है। अर्थात क्या होता है, इसमें पहले आंत के स्नायु आवश्यकता से अधिक मात्रा में मल ढेलने से संकुचित हो जाते हैं और बार बार ऐसा करने पर वो ढीले पड़ जाते हैं। इस स्थिति में आंत की परासरण गति कम हो जाती है। इसलिए कब्ज की अवस्था में आंत की पेशियों में पाई जाने वाली गति को बढ़ाने के लिए भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, पानी का अधिक प्रयोग करना चाहिए, अधिक रेशे युक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए।
ठीक है। कुछ लोगों का मत है कि घी और तेल से भी कब्ज हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में तेल या घी का उपयोग से कब्ज दूर करते हैं, क्योंकि निरूपित पदार्थों को ढीला करके चिकना बना देते हैं, जिससे मल आसानी से निकल जाता है। सब्जियों में रेशे, छिलके के अतिरिक्त कई ऐसे गुण भी होते हैं जिसके कारण आंतों में सड़न की क्रिया द्वारा लैक्टिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, जो कि मल के निष्कासन में सहायक होते हैं। कुछ पेय पदार्थ जैसे बियर है आदि को पीने से पेट साफ हो जाता है। कुछ लोगों का मत है कि दूध, अंडे से भी कब्ज हो जाती है, परंतु ये बात सब पर लागू नहीं होती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न चीज़ों का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब अपन ने कब्ज का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम आते हैं कब्ज कितने प्रकार के होते हैं। कब्ज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एटोनिक कब्ज, दूसरा होता है अवरोधक कब्ज और तीसरा होता है स्पेस्टिक कब्ज। अब अपन सबसे पहले एटोनिक कब्ज पे आते हैं। अधिकांश लोग को इस तरह का कब्ज होता है। एटोनिक में टॉनिक का अर्थ है मांसपेशियों का फैलना एवं सिकुड़ना। इस प्रकार के कब्ज में आंत की मांसपेशियों में ढीलापन का पर्याप्त अभाव होता है। ठीक है, एटोनिक कब्ज अब होता क्यों है, इसके क्या कारण है, ये देखते हैं। तो पहला तो इसका कारण है भोजन में रेशों की कमी। यह कब्ज मुख्यतः भोजन में रेशेदार पदार्थों की कमी के कारण होता है। रेशियाँ आंतों में क्रमानुकंचन गति, जैसे कि पैरासाइटिक मूवमेंट्स कहते हैं, में मदद करता है तथा भोजन को आगे की ओर धकेलता है। रेशा बड़ी आंतों में पहुंचकर मल को जो मात्रा है उसे वृद्धि करता है, साथ ही जल को अवशोषित कर मल को ढीला भी करता है, जिससे क्या होता है, मल त्याग करने की क्रिया बहुत आसानी से हो जाती है। आहार में रेशों की कमी से मल कड़ा हो जाता है, अतः कब्ज हो जाती है, इसलिए मल त्यागने में हमें कठिनाई होती है। दूसरा इसका कारण है पर्याप्त मात्रा में जल न पीने से। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें सभी को पता है कि 8-10 ग्लास जो है पानी तथा तरल पदार्थ लेना चाहिए। गर्म देशों में तो क्या होता है, पसीना बहुत अधिक निकलता है तथा व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता तो उसको कब्ज हो जाता है। तीसरा इसका कारण है शौच की अनियमित आदत। अधिकांश लोगों में कब्ज होने का प्रमुख कारण समय पर सोच न जाना है। विशेषकर छोटे बच्चे जो होते हैं वह जल्दी तो सोकर उठते नहीं और न ही समय पर सो जाते हैं और देर रात तक जो है टीवी देखते रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं और साथ ही जल्दी जल्दी भागा दौड़ी में करते हुए तैयार होते हैं और स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इन बच्चों को इसी कारण कब्ज होती है। फिर नेक्स्ट इसका कारण है व्यायाम का अभाव। नियमित रूप से व्यायाम करना उत्तम स्वास्थ्य के लिए तथा कब्ज को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्यायाम न करने से आंतों की पेशियों की जो क्रियाशीलता होती है बच्चों, वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है और मल निष्कासन भी ठीक प्रकार से नहीं होता। इसलिए कब्ज के रोगियों को सुबह शाम खुली ताज़ा हवा में तेज़ कदमों से टहलना चाहिए। घुड़सवारी करना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, योगासन करना और फिर नाव खेना। कई लोग जैसे जो गांव में होते हैं उनको नाव खेना या समुद्री या नदियों के तट पर होते हैं वो नाव खेना आदि से क्या होता है, पेट की मांसपेशियां जो होती है सख्त एवं सक्रिय हो जाती है। फिर है इसका अन्य कारण हो सकता है इस प्रकार की कब्ज का जुलाब तथा एनीमिया का अगर हम अधिक प्रयोग करते हैं। अधिक समय तक जुलाब और एनीमिया का प्रयोग करें तो कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मल विसर्जन की क्रिया तथा मांसपेशियों की क्रियाशीलता को प्राकृतिक रूप से कमजोर कर देता है।
मतलब बार बार अगर आप जुलाब लेंगे और एनीमिया के द्वारा लेकर फिर है आप मल त्याग करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें आ सकती है। फिर नेक्स्ट इसका कारण होता है आहार में अगर विटामिन बी कम मात्रा में लेते हैं तो आंतों की जो दीवारें हैं वो निष्क्रिय हो जाती है और कब्ज हो सकता है। फिर नेक्स्ट है असंतुलित आहार लेने से भी कब्ज हो जाता है। अतः आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बस विटामिन, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में और संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। अगर हमारे आहार में पोटेशियम की कमी है तो भी कब्ज हो जाती है। और क्योंकि क्या होता है मल के साथ साथ अधिक मात्रा में पोटेशियम निकल जाते हैं और शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति अगर आहार से नहीं की जाए तो कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया कि एटोनिक कब्ज जो होता है इन कारणों से हो जाता है। दूसरा कब्ज जो होता है अवरोधक कब्ज होता है। यह कब्ज जो कोलन है उसमें अवरोध उत्पन्न होने के कारण होता है। बड़ी आंत के अंतिम भाग को कोलन कहते हैं। कोलन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तब इसके प्रसरण और संकुचन की क्षमता भी कम हो जाती है और मल आगे नहीं खिसक पाता। अतः यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बड़ी आंत में जलन के कारण वहाँ की पेशियां सूजकर लाल हो जाती है तथा उसमें घाव हो जाते हैं। इस कारण मल के साथ खून और श्लेष्मा भी आने लगता है। यह कब्ज मुख्यतः संक्रमण के कारण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण हो सकते हैं इस कब्ज के, जैसे कि कोलन में हानिकारक जीवाणु विकसित हो जाए। लंबी बीमारी के कारण कभी कभी आंत की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो संकुचन प्रसरण की क्रिया में बाधा आती है। मिर्च मसाले युक्त जो और सुगंधित भोजन अधिक मात्रा में लेते हैं तो भी इस प्रकार का कब्ज हो जाता है। बासी और सड़ा गला भोजन खाने से हो जाता है। चाय, कॉफ़ी, कोको का अधिक सेवन करने से, धूम्रपान, शराब के अधिक प्रयोग से, मानसिक चिंता के कारण, भरपूर नींद नहीं लेने के कारण, स्थान अगर परिवर्तन हो जाता है तो भी व्यक्ति को कब्ज हो जाती है। पर्याप्त विश्राम न कर पाने के कारण भी इस प्रकार की कब्ज देखी जाती है। ठीक है, स्थान परिवर्तन और पर्याप्त विश्राम न करने के कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से भी परेशानी होती है। तो इस कारण से अवरोधक कब्ज, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, हो जाता है। तीसरा जो कब्ज है वो होता है स्पेस्टिक कब्ज या स्पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन। स्पेस्टिक कब्ज की स्थिति में क्या होता है कि बड़ी आंतों की जो दीवारों की जो रचना है उसमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिससे बड़ी आंतों के जो स्नायु होते हैं वह अधिक निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब कि बड़ी आंतों की जो स्नायु है, जो आंतों की जो दीवारों की स्नायु है, निष्क्रिय हो जाते हैं। इस कारण आंतों का संकुचन और विमोचन की क्षमता में व्यापक वृद्धि हो जाती है, अर्थात पेशियों का टोन की तीव्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण उन पर काफ़ी दबाव पड़ने लगता है। इस दबाव के कारण जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी गतिविधियाँ अधिक अनियमित हो जाती हैं तथा आगे भोजन नहीं खिसक पाता। पर्याप्त कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः आंतों की पेशियों के संकुचन होने पर मल आगे खिसकता है, परंतु कब्ज की स्थिति में मल आगे की ओर बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही पीड़ादायक संकुचन भी होने लगते हैं। अब हम आते हैं स्पेस्टिक कब्ज क्यों होता है या इसके क्या कारण हैं। जलन उत्पन्न करने वाले
पदार्थ जैसे शराबें, चाय है, कॉफ़ी है आदि अधिक पीने से इस तरह का कब्ज़ हो जाता है। मिर्च मसाले युक्त तो भोजन अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे तो भी हो जाता है। जुलाब का अधिक सेवन करेंगे तो भी ये कब्ज़ होता है। मानसिक उद्वेग है, चिंता है, तनाव है तो भी इस प्रकार का कब्ज़ देखा जाता है। मानसिक रूप से परेशान और चिंतित व्यक्तियों को इस तरह का कब्ज़ जो होता है अधिक होता है। अब कब्ज़ के क्या लक्षण हैं? बेचैनी होगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, कार्य करने में अरुचि होगी, पेट में गैस बनने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, पेट का फूल जाएगा और पोषण न्यूनता जनित रोग हो जाएंगे। जीभ पर सफ़ेद परत भी जम जाती है। तीव्र कब्ज की दशा में मल जो है उसके साथ खून, श्लेष्मा आदि भी होने लगता है। तीनों ही प्रकार के कब्ज का उपचार करने का एक ही उद्देश्य है कि मल त्यागने में रोगी को परेशानी नहीं हो, मल ढीला हो और आसानी से निष्कासित हो सके। तो आज हमने कब्ज का क्यों होता है, कब्ज क्या होता है और कब्ज कितने प्रकार का होता है इस पर डिस्कशन किया। कल हम इसके उपचार पर डिस्कशन करेंगे। आया समझ में? धन्यवाद।